दोस्तों T20 क्रिकेट के लिए एक बात तो साफ है। आप पावर प्ले में भले ही मैच नहीं जीत पाए लेकिन मैच हार जरूर सकते हैं। आप भले ही कितने रन बना ले पावर प्ले में, कोई गारंटी नहीं है कि आप मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज्यादा विकेट खो देते हैं, 4 या 5 विकेट आप खो देते हैं पावर प्ले में, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप वो मैच हारेंगे। मतलब बहुत रेयर होगा कि वहां से टीम्स रिकवर करके और फिर मैच जीत जाएं। और स्पेशली वानखेड़े स्टेडियम में जहां पर बैटिंग आसान होती जाती है, और आज जो कंडीशंस थी जिसके हिसाब से मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, तो बहुत ही परफेक्ट डिसीजन। और वो परफेक्ट डिसीजन इसलिए साबित हुआ जिस तरीके की शुरुआत की मुंबई इंडियंस ने बॉल के साथ, और केकेआर ये पावर प्ले में ही मैच हार गई। मतलब कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो 4 विकेट जब उन्होंने खोए, इतना ज़्यादा प्रेशर में थी केकेआर। गुड बॉलिंग, गुड डिसीजन बाय हार्दिक पांड्या टू चूज फील्डिंग टॉस जीतने के बाद। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्ड प्लेसिंग कंबाइंड विद पुअर शॉट सिलेक्शन, ये सारा कुछ मिला के आज केकेआर के डाउनफॉल का कारण बना। क्योंकि अगर आप देखें तो सुनील नारायण तो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे जब ट्रेंट बोल्ट ने उनको बोल्ड किया। उसके बाद अगर आप अजिंक्य रहाणे का शॉट देखेंगे, आई थिंक फील्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से फोर्स किया रहाणे को टू गो वाइड, और वहां पे आप कह सकते हैं डीप पॉइंट पे खड़े थे तिलक वर्मा, जिन्होंने कैच किया, फंबल कर दी थी बॉल बट कैच ले लिया अल्टीमेटली। क्विंटन डिकॉक का शॉट आई थिंक टाइम नहीं कर पाए, वो बैक कर रहे थे खुद को, बिकॉज एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी उन्होंने पिछले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। लेकिन ये तो खराब शॉट की बात हो गई। लेकिन अगर उसके बाद आप गेंदबाजी देखें, अश्विनी कुमार ने जिस तरीके से मनीष पांडे, आंद्रे रसल को बोल्ड किया, शानदार डिलीवरी थी, आइडेंटिकल से डिसमिसल लगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कंट्रोल और रिलेंटलेस रही मुंबई इंडियंस। कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की, किसी भी तरीके की कोई लेवरेज नहीं दी यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को। खराब शॉट की मैं बात करूँ तो रिंकू सिंह, क्या उनको थोड़ा सा टिके रहना चाहिए था? स्टेप आउट करके मारने गए, थर्ड मैन पे कैच हो गए। थर्ड मैन कह सकते हैं डीप पॉइंट, कवर पॉइंट दिशा में कैच हो गए। तो मैं वही कह रहा हूं कि अच्छी गेंदबाजी भी थी, साथ में कुछ एक खिलाड़ी शायद रुक के थोड़ा खेल सकते थे, शॉर्ट सिलेक्शन उनका बेहतर हो सकता था, वहां पे हमको देखने को नहीं मिला। इम्पैक्ट सबके रूल से एक चीज तो बड़ी गजब हुई है कि आप अब इतनी ज्यादा डीप कर लेते हैं ना अपनी बैटिंग लाइनअप। कहने का मतलब ये है कि जब 80 पे 7 विकेट आउट हो गए थे, मनीष पांडे जब आउट हुए, तो 9वें नंबर पे रमनदीप सिंह बैटिंग करने आ रहे। तो रमनदीप सिंह और आंद्रे रसल खेल रहे हैं 7 विकेट गिरने पे भी, तो मतलब कुछ होप है कि अगर ये पेयर भी चल गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बिल्कुल मतलब लास्ट के जब तक आप 2 बल्लेबाजों पे नहीं आ जाते, सारी टीमों के पास बैटिंग है अभी अच्छी खासी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऑब्वियसली मैं सेम बात नहीं कह सकता, बट हाँ, यहाँ पर एक तरफा लताड़ा है मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को। एक जो चीज़ बड़ी टिपिकल है दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम के लिए, कि जो शाम का समय होता है ना 6 से 8 बजे तक का, वहाँ पे सी ब्रीज चलती है। और जो साउथ स्टैंड है, गरवाड़े पवेलियन एंड है जो वानखेड़े स्टेडियम का, वहाँ से जो अरेबियन सी मरीन ड्राइव से जो सी ब्रीज है वो अंदर आती है स्टेडियम के, और बॉलर्स को बहुत असिस्टेंस मिलती है, तो अनप्रिडिक्टेबल स्विंग होता है। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ 2023 वर्ल्ड कप के मैच में। यहाँ पे ये इंडिया श्रीलंका के बीच में मैच हो रहा था, और हमारे शिवम भाई जो हमें ज्वाइन करते हैं वॉच अलॉन्ग्स में, वो बैठे थे स्टेडियम में और उन्होंने ये फुटेज रिकॉर्ड किया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रीज अंदर आता है और बॉलर्स को असिस्टेंस मिलती है। आपको याद हो तो मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली टोर थ्रू दैट श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप वानखेड़े स्टेडियम में, जब इंडिया श्रीलंका से खेल रही थी। 50 रन के आसपास ऑल आउट कर दिया था उनको। तो यही होता है जब ओडीआई में सेकंड इनिंग्स शुरू हो रही है, या फिर जब T20 की पहली पारी शुरू हो रही है, डे एंड नाइट T20 की। तो वहां पे जो पहले 6 ओवर हैं, पहला आधा घंटा है, आपको संभल के वहां पे खेलना होगा। अगर आपने वहां पे संभाल लिया, एक विकेट ही गिरा, आपने ज्यादा डैमेज नहीं सहा, तो उसके बाद आप रन बना सकते हैं और रनों की बरसात होगी वहां पे। मतलब आप देखिए मुंबई इंडियंस ने भी कितनी आसानी से फिर चेस कर लिया सेकंड इनिंग्स में ये टोटल, जिसके कारण उनकी नेट रन रेट भी पॉजिटिव में आ गई है, जिसका मतलब वो सिक्स्थ आ गए हैं। सिर्फ एक विन, 2 पॉइंट ही है उनके, लेकिन एक विन के साथ भी वो सिक्स्थ प्लेस पे आ गए हैं अब टेबल पे। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले जो आधे घंटे हैं, जो पहले 6 ओवर है, उनका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिर ड्यू भी आ जाती है सेकंड इनिंग्स में। एज द गेम प्रोग्रेसेस थोड़ा सा बैटिंग के लिए भी आसान हो जाता है पिच। तो 4 विकेट गिरे पावर प्ले में, खत्म था मैच। वेंकटेश अय्यर कुडंट मेक द मोस्ट ऑफ द 2 चांसेस दैट ही गॉट। 2 उनके कैच छूटे, तो मुझे लगा कि आज शायद उनका दिन हो सकता है, आज किस्मत उनके साथ है। लेकिन दीपक चहर ने बहुत ही शानदार उनको डिलीवरी डाली, वहाँ पर वो आउट हो गए। अब यहाँ पे पता है बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशन है
वो वेंकटेश अय्यर के अराउंड हो जाएगी कि यार देखो इतने महंगे में लिया था, 23 करोड़ के आसपास वेंकटेश अय्यर को खरीदा केकेआर ने। इससे अच्छा तो उनको सस्ते में और रिटेन किया जा सकता था, इतना ज़्यादा क्यों उन पे पैसा खर्च किया। तो ये देखिए, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई थी वेंकटेश अय्यर के लिए कि उनको रिटेन क्यों नहीं किया केकेआर ने, अगर उनको इतना ज़्यादा महंगे में उनको ऑक्शन में खरीदना था। वो एंड तक गए उनके लिए बिल्कुल। देखिए वेंकटेश अय्यर ने नॉकआउट्स में अच्छी पारियां खेली पिछले सीज़न, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीज़न काफ़ी कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहे थे। तो प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन इसमें पता है क्या होता है, जैसे फुटबॉल में होता है ना कि अगर किसी प्लेयर का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा पैसे में होता है, बहुत महंगा ट्रांसफ़र होता है, तो उस पर बहुत प्रेशर आ जाता है। सेम गोज हेयर दैट विन द आईपीएल ऑल्सो। अब पूरा प्रेशर आ जाएगा वेंकटेश अय्यर पे, और उनकी जो अब सारी परफॉर्मेंसेज है ना, वो ज़्यादा क्लोजली स्क्रूटनाइज होंगी, जिसमें प्लेयर की तो गलती होती नहीं है। प्लेयर थोड़ी बोलता है कि मुझे ऑक्शन में आप इतने में खरीदिए। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर पे इतना बड़ा पंट ले रही है, या पंट तो नहीं कहूँगा मैं वेंकटेश अय्यर, क्योंकि अब उनको काफ़ी समय हो गया आईपीएल खेलते हुए, तो एक प्रूवन प्लेयर रहे हैं और अच्छे प्लेयर रहे हैं, अच्छा टैलेंट रहा है वो केकेआर के लिए। अब आप कह सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन्हें फ्रेंचाइजीज बैक करती हैं, जैसे राजस्थान रॉयल्स के केस में रियान पराग है, यहाँ पे केकेआर के केस में वेंकटेश अय्यर हैं वैसे प्लेयर, तो उनको बैक किया है उन्होंने। और सीजन के पहले आपको याद हो तो ये भी बातें चल रही थी जब श्रेयस अय्यर चले गए थे कि कैप्टन शायद बन सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म कैप्टन भी हो सकते हैं केकेआर के, बट शायद वो अभी रेडी नहीं थे। और अजिंक्य रहाणे को भी लाया गया केकेआर की स्क्वाड में, तो शायद एक्सपीरियंस के कारण अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया। तो वो तो बैक करेगी केकेआर वेंकटेश अय्यर को। लेकिन अनफेयर क्या चीज़ है कि आप पूरी टीम 116 पे आउट हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा टोटल चेस कर रहे थे 240, जो आप 15-20 रन से हारे, और जहां पे वेंकटेश अय्यर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आप बोलेंगे कि अरे यार तुम क्या कर रहे हो, बाकी प्लेयर्स तो बना रहे हैं। बट अल्टीमेटली घूम फिर के डिस्कशन ये आ जाएगा कि यार वेंकटेश अय्यर क्या कर रहे हैं, इतने महंगे खिलाड़ी हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं प्राइस टैग का प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा, और कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद मतलब बहुत ज़्यादा हम जिस पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो बस एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर के केस में अनफेयरली ना चली जाए और उनको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज ना किया जाए, और अभी टाइम देना होगा। इट्स वेरी अर्ली इन द सीज़न। टॉकिंग अबाउट बीइंग वेरी अर्ली इन द सीज़न, आई थिंक रोहित शर्मा के फॉर्म पे भी बहुत बातें शुरू हो जाएंगी अब। आज तीसरा मैच है जहां वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। पहले मैच में 0 पे आउट हो गए, फिर 8 रन बनाए उन्होंने, आज 13 रन बनाए। तो बहुत एक कॉन्वर्सेशन चल रही है कि यार क्या रोहित शर्मा को अगर आप हटाते हैं तो फिर से सेम अनरेस्ट कॉज हो सकता है, जैसे लास्ट सीजन अनरेस्ट दिखा था हमको जब हार्दिक पांड्या आए थे, उनको बू किया जा रहा था, और जिस तरीके से रोहित शर्मा के साथ खड़ा था पूरा मुंबई इंडियंस का फैन बेस, और जो न्यूट्रल्स थे उनको भी सही चीज़ नहीं लग रही थी, और हार्दिक पांड्या को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उस चीज़ के लिए। आई डोंट थिंक सो ये होगा इस सीज़न, बिकॉज देखिए रोहित शर्मा एज अ कैप्टन काफ़ी ट्रॉफीज जीत चुके हैं, पिछले 9 महीने में 2 ट्रॉफीज वो जीत चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने भी अपने आप को रिडीम कर लिया है, जिस तरीके से उनकी T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही थी, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो काफ़ी अच्छा खेले। तो आई डोंट थिंक सो कि अब वो चीज़ होगी, और रोहित शर्मा मुझे लगता है खुद ही कुछ कॉल ले लेंगे अगर अगले 2-3 मैच में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, बिकॉज मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो मूव ऑन काफ़ी जल्दी करती है। तो लीडरशिप ग्रुप का तो वो पार्ट है ही, लेकिन साथ साथ उन्हें भी लग रहा होगा कि हाँ, अगर मेरी जगह मान लीजिए किसी यंगस्टर को चांस दिया जाए जो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, या विल जैक्स को ऊपर उतारा जाए उनकी जगह, तो मे भी कुछ अलग तरीके से हमको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो देखते हैं, 1-2 मैचेस हमें यहाँ पे भी पेशेंस रखना पड़ेगा रोहित शर्मा के साथ, जिस तरीके से मैं वेंकटेश अय्यर की बात कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर ये कंसिस्टेंट फेलियर्स चलते रहे रोहित शर्मा के, तो शायद आने वाले कुछ मैचेस में हमको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो वो भी समय ही बताएगा, बट जैसा मैंने कहा कीवर्ड इज पेशेंस। 2-3 मैच हमें और देखना होगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि रोहित शर्मा किसी ना किसी एक मैच में तो डेफिनेटली अच्छे रन्स बनाएंगे। अब वानखेड़े में आ गई हैं मुंबई इंडियंस वापस, 2 अवे मैचेस खेल लिए, तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी। रैन रिगल्टन ने शानदार पारी खेली। अश्विनी कुमार की तारीफ करना चाहूंगा दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने 4 विकेट झटके, अपने डेब्यू पे 4 विकेट झटके उन्होंने, और बहुत कम बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने डेब्यू पे 4 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो बेहतरीन डेब्यू उनका मुंबई इंडियंस के लिए, इससे बढ़िया डेब्यू हो नहीं सकता। विघ्नेश पुतूर हमारे टॉक ऑफ द टाउन थे पहले मैच के बाद आरसीबी के अगेंस्ट, और आज अश्विनी कुमार। और हार्दिक पांड्या ने भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में यही कहा कि हमारी स्काउटिंग टीम बड़ी ज़बरदस्त है, एंड आई थिंक जो मुंबई इंडियंस का नेटवर्क है स्काउटिंग का, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कहाँ कहाँ से वो प्लेयर स्काउट करके लाते हैं, कहाँ कहाँ से उनको उठा के लाते हैं और चांसेस देते हैं। अश्विनी कुमार हो गए, नमन धीर हो गए, इनको शेर पंजाब T20 लीग से लाया गया था, जो आई थिंक इसका कवरेज भी उतना नहीं होता, बट उनके स्काउट्स आप देखिए कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं। रमनदीप सिंह जब मुंबई इंडियंस में थे तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक चीज़ शेयर की थी कि मुंबई इंडियंस का इंटरनली एक ऐप है
जहाँ पे बहुत वाइड डेटाबेस है प्लेयर्स का, और हर प्लेयर की स्काउटिंग रिपोर्ट, उनके वीडियोस अगर अवेलेबल हैं और किस प्लेयर के अगेंस्ट उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलती है। और किस प्लेयर को फिर कहाँ खिलाना है, उसकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये सब मुंबई इंडियंस के पास एक ऐप में, उनके फ़ोन में टिप्स पे रहता है। जो उनके एनालिस्ट हैं उनके पास इंटरनल ऐप उन्होंने इस तरीके की क्रिएट कर दिया, तो बहुत ही तरीके से और बहुत ही ज़्यादा एक शानदार स्काउटिंग नेटवर्क क्रिएट कर लिया है मुंबई इंडियंस ने, जिसके कारण उनको सीजन इन सीजन आउट इस तरीके के टैलेंट्स मिलते हैं। हार्दिक पांड्या आप बात कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह की आप बात कर लीजिए, इतने सारे और प्लेयर्स हैं जिनको मुंबई इंडियंस ने बनाया है और जो निकलते हैं अलग अलग छोटी छोटी लीग से, छोटी छोटी जगहों से। आपको याद हो तो एक टाइम था जब कुलदीप और चहल दोनों मुंबई इंडियंस में थे, बहुत पहले की बात है ये, उनकी एक थोड़े दिन पहले मैंने पोस्ट देखी थी, वायरल हुई थी। तो काफ़ी पहले से मुंबई इंडियंस ना इस तरीके के टैलेंट स्काउट करते हैं और उनको पता होता है कि कहाँ पे किस प्लेयर को खिलाना है, और मूव ऑन भी बड़ी जल्दी करते हैं। तो ये उनकी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने पहले से ही ऐसे प्लेयर्स बना रखे हैं और पहले से उनकी ऐसे प्लेयर्स पे नज़र है जो उनको लगता है उनके लिए आगे जाके बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। केकेआर के लिए मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अभी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। आई थिंक जैसा मैंने कहा कि पुअर शॉट सिलेक्शन कंबाइंड विद सम ग्रेट बॉलिंग एंड गुड फील्डिंग। आई थिंक नमनदीर ने डीप में अच्छे कैचेस पकड़े, बट हाँ 2 कैच छूटे भी, और कैच तो हर मैच में ही छूट रहे हैं ऑलमोस्ट आजकल आईपीएल के। तो वो कुछ चीज़ें थी जो केकेआर बेहतर कर सकती है। इट्स नॉट लाइक कि सारे ही आपके प्लेयर्स ऐसे आउट हुए कि उनके पास कोई जवाब नहीं था मुंबई इंडियंस की बॉलिंग का। हाँ कुछ अच्छी गेंदबाजी हमको देखने को मिली, कुछ खराब शॉट्स भी थे। क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे अगर मैं बात करूं, अंग्रेज भी मुझे लगता है उस टाइम पे वो शॉट उनको नहीं खेलना चाहिए था डीप में, अपना कैच गवा बैठे, 16 बॉल पे 26 रन पे खेल रहे थे, तो शायद थोड़ा रुक सकते थे, थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती थी केकेआर। बट वही होता है इन एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं जहाँ पे, तो एक लेवल हेड, एक काम हेड की ज़रूरत होती है बीच में। वेंकटेश अय्यर मुझे उस तरीके के प्लेयर लगते हैं जो टिक के थोड़ा सा बाकी फिनिशर्स के साथ खेल सकते थे, लेकिन उनको भी एक बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी मिल गई दीपक चाहर से। तो पूरा मतलब रिलेंटलेस परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस का, सांस भी नहीं लेने दी उनको, कंडीशंस का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया। और जो सबसे अच्छी चीज़ की उन्होंने कि सेकंड इनिंग्स में आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। रायन रिकल्टन ने 62 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 300 की स्ट्राइक रेट से 27 रन बनाए, तो 12.5 ओवर में ही चेस कर लिया मुंबई इंडियंस ने ये टोटल, और अपनी नेट रन रेट अब पॉजिटिव में ले आए हैं। तो गुड नेट रन रेट इज इक्वल टू 1 एक्स्ट्रा विन, जैसा श्रीवत्स गोस्वामी कह रहे थे जब हमने उनके साथ एक डिस्कशन किया था। तो बहुत ही सही बात है ये। इसका मतलब यह है कि 6th प्लेस पे आ गई है मुंबई इंडियंस। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स। आई थिंक एक मीडियम स्कोरिंग मैच होगा ये, 160-170 टाइप का, क्योंकि एकाना में जो पिचेस हैं वो बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है नहीं। तो देखते हैं क्या होगा, और मुझे लगता है बहुत क्लोज मैच होगा, लास्ट ओवर तक जा सकता है आज का मैच। तो जुड़ जाइएगा दोस्तों, करेंगे इस मैच को भी कवर, और बहुत सारी होंगी बातें करने के लिए आगे भी, अभी तो सीज़न शुरू ही हुआ है। तो आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज के रात के मैच के क्या प्रेडिक्शन है वो भी बताइएगा। मिलते हैं शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।